बिरजेश नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके नाना के घर से और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह अनाथालय में रहा और वहीं पढ़ा। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। उसकी फौज में नौकरी लग गई और वह एक अफसर बन गया। अब वह सेना के साथ ही रहता था। कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बच जाती थी, क्योंकि वह आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था। इसलिए उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। हम कह सकते हैं कि उसे आज तक जितनी सैलरी मिली है सब बचा ही लिया होगा। उसी कैंटीन में एक सोमनाथ नामक सेठ आता रहता था, क्योंकि वह कैंटीन के सामान का छोटा विक्रेता था। सेठ वहाँ बहुत दिन से आता था, इसलिए सेठ और ब्रजेश दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे। एक दिन सोमनाथ सेठ ने ब्रजेश से कहा, ब्रजेश, आपके पैसे तो बैंक में ही रखे होंगे। यह पैसे मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। ब्रजेश ने मना कर दी। ब्रजेश ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालसा नहीं है। जो भी सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इसे इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हारे यह पैसे वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम तो चल जाएगा। इस पैसे की अभी तो तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। ब्रजेश ने कहा, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन आप पैसा वापस कर दोगे, इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खा कर कहता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। ब्रजेश ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो ही जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए ब्रजेश का धन्यवाद दिया और उसको गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता था ब्रजेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता था। सेठ का कारोबार ब्रजेश के पैसों से बढ़ रहा था। उसकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में भी छलकपट आ चुका था। सेठ अब बहाना ढूंढता रहता था कि ब्रजेश के पैसे ना ही लौटाने पड़े तो अच्छा है। इसी बीच सीमा पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया और ब्रजेश को भी वहां जाना पड़ा। जहां पर युद्ध हो रहा था वह इलाका काफ़ी कठिन था। वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वह रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। ब्रजेश एक अनुभवी घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बहुत बिगड़ैल थी। ब्रजेश जैसे ही घोड़ी की पीठ पर बैठा वह सरपट दौड़ने लगी। ब्रजेश ने उसे काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। ब्रजेश ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, लेकिन बिगड़ैल घोड़ी आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के कैंप के सामने जाकर खड़ी हो गई। ब्रजेश दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ बराबर में आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि ब्रजेश जंग में वीर गति को प्राप्त हुआ। वहां पर सेठ ने काफ़ी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब उसे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। सेठ का व्यापार दिन रात तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक बेटे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे अच्छा समय चल रहा था। समय गुजरते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा मनीष अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार में हाथ बटाता था। सेठ का बेटा अब विवाह योग्य हो चुका था। सेठ ने अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर
मनीष की शादी कर दी। अब सेठ कहता था कि कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी ज़िंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए ज़िंदगी में। मनीष की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। एक दिन मनीष सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और वह वहीं गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पर उसके ब्रेन का एमआरआई और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला कि मनीष को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। सेठ ने डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत बदले, लेकिन मनीष की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके ग्राहक टूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर बहुत कर्जा हो चुका था। सेठ परेशान था। अब मनीष को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। कोई चमत्कार हो जाए, सेठ इस आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मनीष हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी और मनीष की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो वे रुक गए। वहाँ जाकर उन्होंने सेठ से कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? संत ने कहा, सब कर्मों का फल है, यहीं चुकाकर जाना पड़ता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत खुश हो रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिससे पैसे लिए थे उसके वापस लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, नहीं, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ मत बोलो, क्या तुम भूल गए उसके मरने की खबर पाकर तुम कितना खुश हुए थे? उस दिन तुमने मिठाई भी बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय को या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते थे, लेकिन तुमने नहीं दिए। तुम्हारी नीयत में खोट आ गया था। सेठ शर्मिंदा हो गया। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 25 साल पहले खड़ा था। आज ना ही पैसे थे और ना ही व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज हो गया था। साधु ने कहा, यह जो तुम्हारा पुत्र था यह वही लड़का ब्रजेश था। यह अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें पैसे दिए उसने सूद समेत वापस ले लिए। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल का खर्च सब पर खूब पैसा खर्च किया। जब वो गया तो तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने रोते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, लेकिन इस बेटी मनीष की पत्नी की क्या गलती थी? इसकी तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्मफल था। यह पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसके चलते ब्रजेश की ज़िंदगी खत्म हुई थी। आज ब्रजेश ने अपना बदला ले लिया और इसकी ज़िंदगी नरक बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। सेठ जबान बंद हताश होकर घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को रो रहा था। हम क्या कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो असर पूरा करती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।